अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीदी NG 503 का लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पार्ट 2, टॉपिक नंबर 51 जी। अब एक और मज़ीद हम कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे लैंग्वेज टीचिंग के हवाले से। उसमें जी अब अगली आती है द कम्युनिकेटिव अप्रोच। अच्छा जी, इनका कम्युनिकेटिव अप्रोच वालों का क्या है कि बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाएं। आप रूल सिखाने पे बैठे हुए हैं, जैसे पिछली क्लासेस में स्ट्रक्चर्स क्लासेस कह रही हूँ, पिछले अप्रोचेस में स्ट्रक्चर्स सिखाते थे, वो स्ट्रक्चर्स सिखाने में उनका ज़्यादा ज़ोर होता था। तो उन्होंने कहा, कम्युनिकेटिव वालों ने कहा कि बच्चों को कम्युनिकेशन करना सिखाएं। बेसिक तो कम्युनिकेशन ही है ना जो उसने सीखनी है और उसने रियल लाइफ में वही करनी है। तो आप बजाय कि ये कि उसे रूल्स पे रूल्स सिखाए जा रहे हैं, आप उन्हें कम्युनिकेशन करना सिखाएं, लैंग्वेज उन्हें इवेंचुअली आ जाएगी। अच्छा, द अर्लियर अप्रोच इज़ फोकस्ड ऑन द प्रोडक्ट रैदर देन द प्रोसेस। उनका कहना है कम्युनिकेटिव वालों का कि जो अर्लियर अप्रोचेज़ आप लोगों ने पढ़ी वो प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं रैदर देन द प्रोसेस। मतलब कि वो ये कहती हैं कि बच्चे को स्ट्रक्चर सिखाओ, बाद में वो इवेंचुअली उसके प्रोडक्ट निकल आएगी। ठीक है, मतलब वो इवेंचुअली बोलने लग जाएगा लैंग्वेज। जबकि उनका कहना है कम्युनिकेशन वालों का कि प्रोसेस जो है वो मैटर करता है, कि बच्चा कैसे सीख रहा है, आप उसे कैसे सिखा रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। उस प्रोसेस के थ्रू ही बच्चा आउटपुट निकालेगा। ठीक है, फर्दर इट नीड्स द फोकस ऑन अ कम्युनिकेटिव और फंक्शनल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। हाँ जी, वही आ गया कि कम्युनिकेटिव वाले क्या फोकस करते हैं कि एक कम्युनिकेटिव और फंक्शनल अप्रोच की तरफ फोकस करते हैं कि जो लैंग्वेज जो इंग्लिश है या जो भी कोई लैंग्वेज है उसकी फंक्शनल जो है क्या कह लें काम, वो सिखाए जाए बच्चों को कि किसी के से रिक्वेस्ट करनी है तो कैसे करनी है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसे आपने सॉल्व करनी है थ्रू लैंग्वेज। तो ये जो फंक्शनल चीज़ें हैं लैंग्वेज की, जो कम्युनिकेटिव वे है, वो सिखाया जाए बच्चों को। व्हाट लर्नर्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस थ्रू द टारगेट लैंग्वेज एंड नॉट ऑन द अक्यूमुलेशन ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स एंड स्ट्रक्चर्स। के बच्चे को पता लगे उसने अपनी टारगेट लैंग्वेज में कैसे चीज़ें एक्सप्रेस करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करनी है। ये नहीं है कि उसके ऊपर ग्रामेटिकल रूल्स ठोक दो, उसको स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर थोप दो तो बाद में ये एक्सपेक्ट करो कि जी वो इवेंचुअली बोलने लग जाएगा। उसे कम्युनिकेशन भी सिखाएं जी। एम्स ऑफ CLT क्या है जी? मेक्स कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। बच्चे को बातचीत करने की तौर तरीके आए, उसे पता लगे बातचीत कैसे करनी है। कोई आपके सामने बोल रहा है तो उसे समझ आए आपने कैसे बोलना है, आपने कैसे सेंस बनानी है अपनी बात की, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा क्या एम है? टीचिंग ऑफ द 4 लैंग्वेज स्किल्स। 4 लैंग्वेज स्किल्स कौन सी होती हैं? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 स्किल्स होती हैं। उनका कहना है कि ये जो हमारी कम्युनिकेटिव अप्रोच है ये इसमें सारे एम्स आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं और ये सारी चीज़ें इम्प्रूव करवाते हैं हम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, ये मैं इसे करना भूल गई हाईलाइट। स्ट्रॉन्ग लर्निंग टू यूज़ एंड वीक यूजिंग एन L2 टू लर्न इट CLT। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि जब आप इस तरह किसी मकसद के थ्रू लैंग्वेज सीखते हैं ना, किसी मकसद के लिए, किसी मकसद के पीछे लैंग्वेज सीखते हैं, तो आपके जो एक्विजिशन होती है, जो आपका याद करना होता है, वो ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग लर्निंग टू यूज़, कि उसे इस्तेमाल करना है हमने कहीं, उसे हमने अपनी डेली रूटीन में कहीं इस्तेमाल करना है, उसका प्रैक्टिकल यूज़ करना है, इसलिए हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, स्ट्रॉन्गली आप सीख रहे हैं। वीक ये होगा यूजिंग एन L2 टू लर्न इट, कि जी आप का कोई मकसद नहीं है, बस आप जैसे हम बचपन से ऐसे ही बेमकसद पढ़ते आ रहे हैं, हमारा कोई मकसद तो है नहीं। तो वो अगर आप बेमकसद सीखेंगे और फिर कोई इतना प्रॉपर भी नहीं सीखेंगे तो ये वीक में आता है। प्रिंसिपल ऑफ CLT, मुझे नहीं लगता मुझे इसे एक्सप्लेन करना चाहिए, आसान अल्फाज में ही लिखा है, एक बार आपने पढ़ लेने हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेजर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हॉलीडे। अब
हॉलिडे ने इसके लैंग्वेज के मेजर फंक्शंस बयान किए, वो क्या हैं? इंस्ट्रूमेंटल क्या होता है कि लैंग्वेज के ज़रिए जो हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, जैसे किसी से खाना मांगना, पानी मांगना, या लैंग्वेज के ज़रिए ही हम बोलते ही हैं ना, तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करती है लैंग्वेज हमारी। ये इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन है। रेगुलेटरी क्या होता है कि इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर थ्रू रिक्वेस्ट, रूल्स या परसुएशन। इस तरह के किसी को हमने परसू करना है, किसी को कमांड देनी है, किसी से अपना काम निकलवाना है, तो किस तरह हमने बोलना है, ये सारे जो आते हैं फंक्शन, ये रेगुलेटरी में आते हैं। इंटरैक्शनल फंक्शन होता है, पर्सनल फंक्शन होता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन होता है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन कौन सा होता है? यूज टू लर्न, डिस्कवर एंड एक्सप्लोर। लैंग्वेज को यूज़ करना एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। लैंग्वेज ही होती है ना, किसी चीज़ को पढ़ के हमें किसी चीज़ के बारे में पता लगता है, किसी चीज़ से पढ़ के हम एक्सप्लोर करते हैं। यह ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। इमेजिनेटिव फंक्शन कौन सा होता है? लैंग्वेज, किसी की हम इमेजिन की हुई स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज ही है ना। यहाँ अपनी इमेजिनेशन हम अपनी लैंग्वेज के ज़रिए बयान कर रहे हैं। इमेजिनेटिव होता है, रिप्रेजेंटेशनल होता है। ये सारे फंक्शन होते हैं लैंग्वेज के। एक्टिविटीज़ क्या हैं जी? एक्टिविटीज़ अब आपके क्लासरूम में कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग में क्या एक्टिविटीज़ आपके क्लासरूम में होती है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग, निगोशिएशन ऑफ मीनिंग एंड इंट्रैक्शन। बच्चा जो है उसे कोई टॉपिक दे दिया जाता है, वो इंफॉर्मेशन शेयर करता है, या वैसे ही दो लोगों में इस तरह इंट्रैक्शन करवाया जाता है, डायलॉग्स ऐसे किए जाते हैं, तो फिर वो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इस तरह उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में आता है। निगोशिएशन ऑफ मीनिंग आ जाता है इसमें, एंड इंट्रैक्शन आ जाता है। कंप्लीटिंग अ मैप, पिक्चर, डायलॉग, रोल प्लेज, सिमुलेशंस, स्किट्स, इम्प्रोविजेशंस एंड डिबेट्स। इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सिमुलेशंस क्या होता है? यही के जो क्लाउन प्लेज होते हैं, किसी का आपने भेस में जाके आप उस तरह उसकी तरह बोलने की कोशिश कर रहे हैं, नकल उतार रहे हैं। स्किट्स कॉमेडी शोज़ होते हैं। और इम्प्रोवाइजेशन क्या होती है कि रैपिड फायर जो आंसर क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं इम्प्रोवाइजेशंस। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं इस क्लास में। रोल ऑफ लर्नर, अब जी इस क्लास में रोल ऑफ लर्नर क्या होता है? निगोशिएटर होता है वो, और या कंट्रीब्यूटर होता है। निगोशिएटर कब होता है? बिटवीन द सेल्फ, द लर्निंग प्रोसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग। निगोशिएटर होता है जी जब वो कोई कम्युनिकेट करता है, निगोशिएट करता है, कुछ भी सीखते हुए जब पूछेगा ही ना ये क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या है, इसके आगे से क्या हुआ, यहाँ से वो इस तरह निगोशिएटर होता है। कंट्रीब्यूटर फिर कहाँ पे आता है? लर्नर इज़ नॉट अ पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज। इसमें लर्नर ये नहीं है कि उसको टीचर बस स्ट्रक्चर उसको पढ़ाई जा रही है और वो चुप करके सुनी जा रहा है, काम किए जा रहा है। ना, पैसिव लर्नर नहीं है वो। पैसिव लर्नर यही होता है कि टीचर आपके साथ आपके ऊपर थोपी जा रही है और आप बस चुप करके किए जा रहे हैं। इसमें वो एक्टिव लर्नर है, एक्टिव रिसिपिएंट है। वो जो है इनपुट ले रहा है टीचर से, टीचर इधर उधर अपने माहौल से जो है इनपुट ले रहा है और आउटपुट भी उसी वक्त दे रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है आपकी क्लास में ना वो एक्टिविटीज़। तो वो कंट्रीब्यूटर है। अच्छा जी, रोल ऑफ अ टीचर का क्या रोल है? सबसे पहले जी वो फैसिलिटेटर है। कैसे? बिटवीन ऑल पार्टिसिपेंट्स इन द क्लासरूम एंड बिटवीन दीज पार्टिसिपेंट्स एंड द वेरियस एक्टिविटीज़ एंड टेक्स्ट। जो भी क्लास में एक्टिविटी हो रही है वो उसको फैसिलिटेट करती है। कहीं बच्चा कहीं अटक गया है, उसे फैसिलिटेट करना है। इस तरह लर्निंग में फैसिलिटेट करना है, हर तरह से वो एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रही है। पार्टिसिपेंट है विद इन द लर्निंग टीचिंग ग्रुप्स। जब वो एक्टिविटी हो रही है तो वो उसमें पार्टिसिपेट भी करती है अपने बच्चों के साथ। ऑर्गेनाइज़र है, गाइडर है, रिसर्चर है, लर्नर है, नीड्स एनालिसिस्ट है, काउंसलर है। बच्चों की नीड्स, बच्चे को उस वक्त वो
किस चीज़ में मुश्किल हो रही है, उसे कैसे सिखाना है, ये सारे टीचर एनालिसिस करती है। फिर काउंसलर करती है, किसी बच्चे को किसी चीज़ में मुश्किल आ रही है उसे काउंसलिंग करती है। द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। अच्छा जी, अब इसमें इंस्ट्रक्शनल मटीरियल क्या प्रोवाइड किया जाता है? इसमें जो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो ऑथेंटिक और रियल लाइफ से लिया जाता है, जैसे कि मैगज़ीन्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड न्यूज़पेपर्स, इस तरह की चीज़ों से वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, या टॉपिक्स ही आप कह लें। अगर एक्टिविटीज़ भी हैं ना तो इस तरह डायलॉग वगैरह में वो ऐसे डायलॉग दे देंगे कि जी ये मसला इस वक्त दरपेश है हमारी कंट्री में, तो बताएं इसका क्या हल है। तो डायलॉग्स के ज़रिए आप ज़रा ये करें, नेगोशिएशन करें और कम्युनिकेशन करें। इस तरह के रियल लाइफ जो होती हैं कम्युनिकेशन वो आपको मिलती हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स एंड विजुअल सोर्सेज भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें मैप्स है, पिक्चर्स है, सिंबल्स हैं, ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, ये सारे। क्रिटिकल अप्रिसिएशन, अब इसमें क्या की गई कि उनका कहना है कि आपने एक तो टेक्स्ट बुक भी नहीं आपकी कोई है, इसके अलावा कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं आप लोग करते, इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, मतलब मुश्किल है जी। इतनी प्रोफिशेंट टीचर कहाँ से आए और इतना टाइम कहाँ से आए और ऐसे रिसोर्सेज कहाँ से आए कि टीचर इतनी एक्टिविटीज़ सोचे बच्चों के लिए। टॉपिक नंबर 59, टास्क बेस्ड लर्निंग टीचिंग, TBLT। अच्छा जी, अब नेक्स्ट अप्रोच पे आ जाएं। इसमें क्या है? इट मेक्स द यूज़ ऑफ टास्क एंड एज द कोर यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शंस इन लैंग्वेज टीचिंग। देयर इज़ फोकस ऑन क्लासरूम प्रोसेसेस। इसमें जी सिंपल अल्फाज में आपको ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिसके थ्रू आप लैंग्वेज सीखें, बस है कम्युनिकेशन वाला काम ही वो। मैं अब आप लोगों को क्या कहूँ, हर कोई आया है उसने अपनी थोड़ी सी तब्दीली करके ना अपनी नई थ्योरी दे दी, अपनी नई अप्रोच दे दिया, बस पागल किया है। तो जी टास्क आपको दे दिए जाते हैं, उन टास्क के थ्रू आप लैंग्वेज सीखते हैं, उसे कह दिया गया है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। देयर इज़ फोकस ऑन क्लासरूम प्रोसेसेस। ठीक है। अजम्पशंस में इनके क्या आता है? एक्टिविटीज़ एंड टास्क ऑफ a task based syllabus are sequenced according to difficulty। इसमें जी बच्चे को जैसे एक चीज़ में मुश्किल आ रही है, जैसे उसे अभी सेंटेंस बनाने में मुश्किल आ रही है, तो इस मुश्किल को मद्देनज़र रखते हुए एक्टिविटीज़ जो है सीक्वेंस्ड की जाती हैं कि अच्छा पहले बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएं जिससे वो अल्फ़ाबेट सीखे, फिर ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएं जिससे वो जोड़ तोड़ सीखे, फिर ऐसी एक्टिविटीज़ दी जाएं जिससे वो सेंटेंस बनाना सीखे। तो ये सीक्वेंस वाइज होता है डिफ़िकल्टी के मुताबिक। द डिफ़िकल्टी ऑफ अ टास्क डिपेंड्स ऑन अ रेंज ऑफ फैक्टर्स। ये जो डिफ़िकल्टी है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर बेस करती है। वो क्या हैं? द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क, द लैंग्वेज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द टास्क एंड द डिग्री ऑफ सपोर्ट अवेलेबल। एक तो लर्नर के पास्ट एक्सपीरियंस है, मे बी कि उसे उस चीज़ में मुश्किल आती हो पहले भी, या कोई ऐसे उसके साइकोलॉजिकल मसले हों जिसकी वजह से वो टास्क कर पाए, वो एक ये फैक्टर है जिसकी वजह से मुश्किल आती है। दूसरा फैक्टर है कि वो जो टास्क है वो क्या पता उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो, फ़िलहाल उसकी स्टेज ऐसी ना हो कि वो ये कर पाए, अभी उसने दूसरे स्टेज से गुजरना हो, पहले ही आप उसे उस स्टेज से गुजार रहे हैं, तो क्या पता वो जो टास्क है उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो, तो डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसके अलावा जो लैंग्वेज यूज़ होनी है वो क्या पता उसके लिए डिफ़िकल्ट हो, वो उसकी वजह से मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा द डिग्री ऑफ सपोर्ट अवेलेबल, इसके अलावा ये इस वजह से भी डिफ़िकल्टी आ सकती है कि वैसी सपोर्ट, वैसी इन्फोर्समेंट बच्चे के पास अवेलेबल ना हो जिसके थ्रू वो लैंग्वेज या वो टास्क कंप्लीट कर पाए। तो ये आते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ टास्क क्या है जी? टास्क का कॉन्सेप्ट क्या है इन्होंने दिया? इट इज़ एन एक्टिविटी और गोल दैट इज़ कैरिड आउट यूजिंग लैंग्वेज। एग्जाम्पल गिवन: फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ पजल, रीडिंग अ मैप एंड गिविंग डायरेक्शंस एक्सेट्रा। इट फोकस ऑन मीनिंग।
कोई भी ऐसा टास्क जिसके ज़रिए आप लैंग्वेज यूज़ कर सकें, लैंग्वेज सीख सकें, वो जी टास्क है। वो आपको टीचर कोई दे देगी जी इसको रास्ता बताएं, इसको रास्ता समझाएं, तो आपने कह देना ये आगे जाके सज्जे जाके खब्बे हो जाओ, तो ये जी आपका टास्क है। ठीक है, इस तरह हमने लैंग्वेज सीखनी भी है, लैंग्वेज बोलनी भी है, ये आपका टास्क है। सिलेबस इन TBLT। अब क्या है सिलेबस? 2 टाइप्स ऑफ सिलेबस होते हैं, राइट रियल वर्ल्ड सिलेबस, रियल वर्ल्ड टास्क एंड पेडागोजिकल टास्क। रियल वर्ल्ड टास्क कौन से होते हैं? बेस्ड ऑन सम नीड एनालिसिस, जो आपके रियल लाइफ से मुतल्लिक टास्क होते हैं वो होते हैं रियल लाइफ टास्क। मतलब जैसे कि असल ज़िंदगी में कोई आपसे रास्ता पूछ सकता है कि रास्ता बताएं, तो तब फिर ये एक टास्क है आपका बताने का। तो ये जी बेस करते हैं नीड एनालिसिस पे। इसके लिए आपकी जो टीचर है वो बच्चों की ज़रूरियात का एनालिसिस करती है, नीड एनालिसिस करती है कि बच्चों को किस किस चीज़ की अपनी असल ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है ये रियल लाइफ पे बेस करते हैं। पेडागोजिकल टास्क में कौन से आ जाते हैं? बेस्ड ऑन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। बच्चा दूसरी लैंग्वेज कैसे सीखेगा, ये उस पर बेस करता है। टाइप्स ऑफ टास्क में अब क्या क्या आते हैं? लिस्टिंग आ जाता है, ऑर्डर करना आ जाता है, सॉर्टिंग करना आ जाता है, कंपेयर करना आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है। और ये सारे काम लैंग्वेज बीच में यूज़ करेंगे आप, ये सारे काम करते हुए तभी आपको लैंग्वेज आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है, शेयरिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, क्रिएटिव टास्क आ जाते हैं, जिक्सा टास्क आ जाते हैं। जिक्सा टास्क में क्या होता है कि एक जो है एक ग्रुप को एक टॉपिक टीचर ने दिया होता है, उसके मुख्तलिफ पैराग्राफ हर एक बच्चे ने रटे होते हैं, वो उसने उठ के तो सारी क्लास को बताने होते हैं। इंफॉर्मेशन गैप आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग आ जाता है, वन वे आ जाता है। वन में मतलब कि एक तरह की गुफ्तगू, एक तरफ से गुफ्तगू जिसे कहते हैं ना वन वे टॉकिंग, वो आता है कि प्रेजेंटेशन देना, एडवर्टाइजमेंट करना, इस तरह की चीज़ें जो आप बस वन वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, जिसमें टू वे जिसमें दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। कन्वर्जन ये है कि एक टॉपिक, एक क्वेश्चन या कोई भी टास्क एक टीचर पूरी क्लास को देती है तो सबका एक ही रिज़ल्ट आता है। डाइवर्जेंट ये है कि वो टास्क जिसका हर एक बच्चे का अलग अलग रिज़ल्ट आए। ठीक है, कोलैबोरेटिव आ जाता है, कम्पिटिटिव आ जाता है, सिंपल और कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, ये बस एक बार पढ़ने वाली चीज़ें। अच्छा जी, अब इसमें लर्नर का क्या रोल होता है? ग्रुप पार्टिसिपेंट होता है, वो मॉनिटर करता है, वो रिस्क टेकर होता है, इनोवेटर होता है। टीचर का क्या रोल है? सिलेक्टर एंड सीक्वेंसर ऑफ टास्क। जो भी टास्क वो दे रही है उसे उसने सिलेक्ट करना है, उसे उसने सीक्वेंस करना है कि उसे कब कब बच्चे को दिया जाए, कौन सी स्टेज के बाद, कौन से लेसन के बाद उसे वो टास्क दिया जाए। ठीक है, प्रिपेयरिंग लर्नर फॉर टास्क। लर्नर को जाहिर सी बात है टास्क मुंह उठा के टास्क तो नहीं ना दे देंगे, उससे पहले उसे बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, कैसे ये टास्क आपने फुलफ़िल करना है। फिर जी कॉन्शियस रेजिंग के बच्चे के वही दिमागी तौर पर उसे तैयार करना। ठीक है, रोल ऑफ टीचिंग मटेरियल। अब जी क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जाए? डिपेंड ऑन अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ अप्रोप्रिएट क्लासरूम टास्क। ये जी उस पर डिपेंड करता है जो कि आपको टास्क प्रोवाइड किया जा रहा है। जाहिर सी बात है वो जो टास्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसी ने आपको लेसन सिखाना ना, उसी ने आपको लैंग्वेज सिखानी है, तो ये उस पर डिपेंड किया जाता है कि आपको, और ये टीचर डिसाइड करती है कि बच्चे की क्या ज़रूरत है, क्या उसने सीखना है क्या नहीं। तो जी ये आपके टास्क पर डिपेंड करता है। प्रोसीजर क्या है? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, प्री टास्क, टास्क एंड पोस्ट टास्क एक्टिविटीज़। ये आपने MCQs याद रखना है। प्रोसीजर ये होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ के हर एक एक्टिविटी की एक सीक्वेंस है। ठीक है, क्या उसमें है? पोस्ट टास्क, टास्क करने से पहले क्या आपने काम करने हैं, क्या आपने इंस्ट्रक्शंस लेनी है। फिर आता है टास्क, वो आपने काम करना है। फिर आता है पोस्ट टास्क एक्टिविटीज़।
टास्क करने के बाद क्या आपने काम करना है, क्या आपने लेसन किया, उससे आउटपुट लिया और उस आउटपुट को आपने कहाँ पे अप्लाई करना है हमने रियल लाइफ ज़िंदगी में। क्रिटिकल अप्रिसिएशन इसकी क्या है, टास्क प्रोवाइड बोथ द इनपुट एंड आउटपुट। उनका कहना है टास्क होती तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें इनपुट भी प्रोवाइड करती है, वो हमारा आउटपुट भी निकलवाती है, हमें लेसन देती है, बट ये कि task activity and achievement are motivational. However, task development may require considerable time, ingenuity and resources. उनका कहना है कि इस तरह के काम, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, टीचर के लिए भी, बच्चों को भी, ठीक है, और रिसोर्सेज की भी बहुत ज़रूरत होती है। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ TBLT हैव येट टू बी जस्टिफाइड, एग्जाम्पल गिवन इवेल्यूएशन ऑफ टास्क। इसके अलावा बहुत से ऐसे पहलू हैं इस अप्रोच के जिसको अभी तक इवेल्यूएट, इसको अभी जस्टिफाई नहीं किया गया, जैसे कि इवेल्यूएशन ऑफ टास्क, वो जो एक टीचर ने एक टास्क बनाया है उसे कौन इवेल्यूएट करेगा, कौन उसके टीचर के सर पे खड़ा है जो उसे इवैल्यूएट करे, या वो कहाँ से इवैल्यूएट करेगी इतने सारे बच्चों का टास्क। टॉपिक नंबर 53 द साइलेंट वेज। अब जी इसमें क्या होता है, आपने MCQs याद रखना है। साइलेंट वेज में वो कहते हैं कि बस टीचर चुप हो जाए, बस ख़त्म, जो भी करे बच्चे करे, टीचर चुप करके बस सुने और बच्चे को करने दे, वो जो करता है इस तरह बच्चा सीखेगा, खुद उसे करना आएगा, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा, उसे पता होगा मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने करना है, मेरे ही सर पे बड़ी है तो मैंने ही करना है, बस टीचर चुप हो जाए, बस। ये है साइलेंट वेज का तरीक़ेकार, ठीक है। इसमें जी अजम्पशंस आप खुद पढ़ लें, कोई इतने ख़ास नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें उनका क्या कहना है, क्या उनका जो है जैसे कहना है गोल क्या है इस अप्रोच का, उसका कहना है कि हम स्ट्रक्चरल अप्रोच ही अपनाते हैं, मतलब बच्चे को स्ट्रक्चर सीखना चाहिए, हम इसके हक़ में हैं, ठीक है, बट टीचर फोकस ऑन propositional meaning rather than communicative value. It emphasizes on learning the grammar rule through largely inductive processes, कि हम लैंग्वेज को इस तरह सिखाना चाहते हैं कि बच्चा वो टास्क भी करे, वो लैंग्वेज तो वो रूल भी सीखे, ठीक है, टीचर बीच में मुदाखलत ना करे, बच्चा खुद करे जो करना है, बच्चा वो एक्टिविटी करेगा, उसे खुद ब खुद रूल्स का पता चलेगा, खुद ब खुद वो कम्युनिकेशन करना सीखेगा, बस जी। डिज़ाइन एंड ऑब्जेक्टिव, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू गिव beginning level students oral activity facility in basic elements of the target language। बिगनिंग लेवल पे, इस अप्रोच में बिगनिंग लेवल पे इन बच्चों को जो है बोलने के लिहाज से, मतलब ज़ुबानी और सुनने के लिहाज से कुछ बेसिक एलिमेंट्स दिए जाते हैं, बताए जाते हैं टारगेट लैंग्वेज में। फिर जर्नल गोल उसका क्या है, द जर्नल गोल नियर नेटिव फ्लुएंसी, के जर्नल गोल इनका ये है कि तकरीबन बच्चे जो हैं वो अपने टारगेट लैंग्वेज के प्रोफिशिएंट हो जाएं, मतलब ऐसे प्रोफिशिएंट हो जाएं जैसे उनके नेटिव हैं, जैसे अंग्रेज़ इंग्लिश बोलते हैं ना, वैसे वो भी इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएं, जो कि बहुत ही फजूल है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड मास्टरी ऑफ प्रोसोडिक एलिमेंट्स ऑफ L2। हाँ जी, प्रोसोडिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कहाँ पे स्ट्रेस डालना है, कहाँ पे कैसी साउंड निकालनी है। हम तो टी को टी बोलते हैं ना, जैसे इंग्लिश टी को टी बोलते हैं ना इंग्लिश लोग, वैसे बोलें हम, ये उनकी है कि हम प्रोफिशिएंट हो जाएं उसमें। बेसिक प्रैक्टिस नॉलेज ऑफ ग्रामर, सिंपल लिंग्विस्टिक टास्क इन विच द टीचर मॉडल मिनिमल अ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंस। सिंपल इसमें लिंग्विस्टिक टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि एक जिसमें छोटे छोटे टास्क, मतलब एक वर्ड के जिसमें थोड़े से फ्रेजेस हो जाएं या सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हो जाए, इस तरह के छोटे छोटे से टास्क दिए जाते हैं। लर्नर्स क्रिएट देयर ओन utterances बाय पुटिंग टुगेदर ओल्ड एंड न्यू इंफॉर्मेशन, चार्ट्स, रोड्स एंड अदर एड्स मे बी यूज्ड टू इलिसिट लर्नर रिस्पॉन्सेस।
ओवरऑल बच्चे ने जो करना है बच्चे ने खुद ही करना है, टीचर ने बस उसे इंस्ट्रक्शन दे देनी है, बाद में उसे छोड़ देना है, धक्का लगा देना है अंदर, और खुद उसने चुप करके साइड पे बैठ जाना है और बस एनालाइज करना है, देखना है। Learner are independent, autonomous and responsible in this approach. MCQs. They work cooperatively rather than competitively. इसमें compete नहीं करते, वो एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, टास्क एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। The teacher is like a complete dramatist. टीचर इसमें वही मैंने पहले बात कर दी, टीचर जो है वो कंप्लीट ड्रामेटिस्ट इसमें है, मतलब एक ड्रामा लिखने वाला जो होता है ना, वो होती है। इसमें क्या करती है, वो स्क्रिप्ट लिखती है, प्रॉप्स चूज़ करती है, सेट्स द मूड, मॉडल द एक्शन, डिज़ाइंस द प्लेयर एंड एक्ट्स एज अ क्रिटिक फॉर द परफॉर्मेंस। ठीक है, उसने सब कुछ पहले से तैयार करना है, ये एक्टिविटी हम करने जा रहे हैं, ये बंदा है, ये बंदा ये डायलॉग बोलेगा, मैंने बस चुप करके बाद में देखना और बाद में मैंने क्रिटिसाइज करना है। टॉपिक नंबर 54, द बाइलिंगुअल मेथड। अच्छा जी, अब ये बाइलिंगुअल मेथड आ गया। द बाइलिंगुअल मेथड मेक्स यूज ऑफ 2 languages, the mother tongue and the target language, and may be considered as a combination of direct method and GTM. L1 is used to gloss difficult words and not the translating the whole language as was done in GTM. बाइलिंगुअल वाले क्या कहते हैं कि आपने बिल्कुल ना लर्नर की पहली लैंग्वेज को कट ऑफ ही करके रख दिया है। हालांकि L1 से आप मदद हासिल कर सकते हैं सेकंड लैंग्वेज सिखाने में, तो वो बाइलिंगुअल मेथड में यही करते हैं, जो लर्नर की फ़र्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसे इस्तेमाल करते हैं सेकंड लैंग्वेज का डिफ़िकल्ट वर्ड को या मीनिंग्स को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, जबकि GTM में ऐसा नहीं होता। ठीक है, GTM में टोटली पूरी ट्रांसलेशन के थ्रू सिखाई जाती है, जबकि इसमें बस डिफ़िकल्ट मीनिंग्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स कराए जाते हैं। ठीक है, अजम्पशंस इसके आप खुद ही पढ़ लें, कोई इतने ख़ास नहीं है, आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। प्रोसीजर ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, इसका क्या प्रोसीजर है। दिस अप्रोच एम्स टू डेवलप L2 स्पॉन्टेनियसली विदिन अ लेसन साइकिल। क्या इस अप्रोच में करते हैं कि बच्चे की L2 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करवाओ, जैसे जैसे लेसन की स्टेजेस बढ़ती जाएंगी। मतलब कि पहले थोड़े से वो उसकी L1 यूज़ करो, उसे ना थोड़ा सा लाइन पे पटरी पे लाने के लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं ये कि उसकी L1 छुड़वा दो और L2 को है उसमें प्रोफिशिएंट करवाओ। ये है इनका असल मकसद। वेल ऑर्डर्ड एक्टिविटीज़ आर टू टेक द स्टूडेंट्स अप टू कन्वर्सेशनल लेवल इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेवल टाइम। ठीक है, हाउ डज़ इट डिफ़र फ्राम GTM, कैसे डिफरेंट है जी ये। ओनली द टीचर यूजेज़ L1 इन बाइलिंगुअल मेथड टू एक्सप्लेन मीनिंग। वही वाली पहली वाली बात जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द pupils आर गिवन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन द ड्रिल ऑफ सेंटेंस पैटर्न्स दैट इज़ नॉट प्रोवाइडेड इन GTM। इसमें जी जो बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है बहुत ज़्यादा, सेंटेंस पैटर्न्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, ऑरली भी। ऑरली एक तो उसके बाइलिंगुअल जो है, जो उसका फर्स्ट लैंग्वेज है, उससे उसके मीनिंग बताए जाते हैं, फिर प्रैक्टिस करवाई जाती है L2 में। जबकि GTM में ऐसा नहीं होता। GTM में बस उसे स्ट्रक्चर का बताया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, लिखवाया जाता है, बस। ठीक है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन इसकी क्या है। नॉट एन इनोवेटिव मैथड स्टिल सिमिलर टू GTM L1 यूज़र। उनका कहना है कोई इतना आपका ख़ास नया मेथड नहीं है, ये नई अप्रोच नहीं है जो आप मुंह उठा के आपने कह दिया हुआ है, स्टिल GTM और L1 जैसा ही है। ठीक है, डिमांड्स ऑन टीचर्स प्रोफिशिएंसी इन बोथ L1 एंड L2। हाँ जी, अब कहाँ से आप ऐसी टीचर लेके आए जो कि बाइलिंगुअल हो, जिसे L1 और L2 में, बच्चे की L1 और L2 में दोनों में प्रोफिशिएंट हो। Scarcity of good teachers with excellent command of spoken and written L2 may be difficult in implementing this method। नहीं है भाई, टीचर्स नहीं है, समझ क्यों नहीं रहे। टॉपिक नंबर 55, द पोस्ट मेथड एरा। उफ,
अब जी इतने सारे अप्रोचेस पढ़ के एंड पे उन्होंने ना कह दिया है बेकार हैं ये सारे अप्रोच, छोड़ दो, क्रिटिसाइज कर दिया ना अब इस सब पे। अच्छा बैकग्राउंड क्या है जी, द नोशन ऑफ मेथड्स केम अंडर क्रिटिसिज्म इन द 1990। कहा गया कि जो हर अप्रोच अपनी आ गई है मुंह उठा के और कह दिया है कि इस तरह बच्चा अच्छी तरह सीख सकता है लैंग्वेज या फलाना ढमकाना, जो भी कोई भी एक मेथड से बच्चा नहीं सीख सकता, उनका ये कहना है। तो उन्होंने कहा कि mainstream language teaching no longer regarded methods as the key factor in accounting for success or failure। ज़रूरी नहीं है कि आप जब तक कोई मेथड अपनाएंगे नहीं तो आप वो लैंग्वेज सीख नहीं सकते। आप किसी मेथड के बगैर आप किसी अपने मेथड के साथ सीख सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी आपने कोई अप्रोच अपनानी है। तो उन्होंने फिर क्या किया, सम स्पोक ऑफ द डेथ ऑफ मेथड्स एंड अप्रोचेज एंड द टर्म पोस्ट मेथड एरा वाज यूज्ड। उन्होंने कहा कि अब ये मेथड्स नहीं इस्तेमाल होते, हमारी सक्सेस और फेलियर इन पर डिपेंड नहीं करती, हम इनको नहीं मानते, ये सही नहीं है। फुल क्रिटिसिज्म कर दिया उन्होंने। इवन के फोतगी का भी ऐलान कर दिया कि फोत हो चुके हैं ये लोग, ये मेथड और अप्रोच। तो इस फोतगी को उन्होंने क्या कह दिया, क्या टर्म इस्तेमाल कर ली, पोस्ट मेथड एरा। ठीक है, इतना दिमाग ख़राब करा के अब पोस्ट मेथड एरा कह दिया। क्रिटिसिज्म ऑन मेथड्स, क्या क्रिटिसिज्म किया गया इन मेथड्स और अप्रोचेस पे। मेथड्स टिपिकली प्रिस्क्राइब फॉर टीचर्स व्हाट एंड हाउ टू टीच। मतलब मेथड्स ने एक तरह ना टीचर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपने कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना, क्या पढ़ाना है। ठीक है, दूसरी बात, गुड टीचिंग इज़ रिगार्डेड एज करेक्ट यूज़ ऑफ द मेथड, कि जब तक आप मतलब कोई किसी टीचर ने जब तक कोई मेथड ना यूज़ किया हुआ और उसके ऊपर चल नहीं रही तो उसकी टीचिंग को गुड टीचिंग कहा ही नहीं जाता। द रोल ऑफ द टीचर इज़ मार्जिनलाइज। टीचर का जो रोल है उसको पसमानदा कर दिया गया, उसे पीछे ले आए, मेथड को आगे ले आए कि ये टीचर मेथड पे चलेगी तो ये गुड टीचर कहलाएगी। टीचर ने क्या करना है जी, टीचर क्या है, उसका तो कुछ है ही नहीं। मोर ओवर लर्नर आर ऑल्सो समटाइम्स व्यूड एज द पैसिव रेसिपेंट ऑफ द मेथड। लर्नर पे भी ऐसे जैसे थोप रहे हैं आप मेथड, उसकी अपनी जो ज़रूरियात हैं या वो साइकोलॉजिकल जो जिस तरह वो इजी है वैसे आप नहीं देख रहे, आप मेथड्स पे मेथड उस पर थोपी जा रहे हैं। तो एक तरह से वो पैसिव रेसिपेंट हो जाता है। दे मस्ट सबमिट देमसेल्फ टू इट्स रिजाइम ऑफ एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़। जो मेथड आपने उसके ऊपर थोप दिया उसे मस्ट उसकी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, उसके रूल्स मानने पड़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नर सेंटर्डनेस एंड टीचर क्रिएटिविटी रिमेन्स एबसेंट। ना इसमें टीचर की सुनी जाती है ना बच्चे की सुनी जाती है। मेथड्स रिमेन लेस फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव टू लर्नर्स नीड एंड इंटरेस्ट। ना बच्चों की कोई नीड्स, कोई इंटरेस्ट, उसका कोई खाता कहीं नहीं है। रोल ऑफ कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स। अब जी उन्होंने कहा है कि इन मेथड्स में आप कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, मतलब कि आप बच्चे की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं, लोकल इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं, एंड द कॉन्टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूट बाय द टीचर एंड द लर्नर इन देयर क्लासरूम। ठीक है, कि मतलब यही है ना कि कोई भी आप मेथड आप ले रहे हैं या वो मेथड देने वाले वो क्या कहते हैं कि हमारा जो मेथड है वो जी रियल लाइफ बेस पे है, या ये मेथड अपना के बच्चा फर इंग्लिश बोलेगा, हर तरह की इंग्लिश बोलेगा, कहीं भी इंग्लिश बोल लेगा। तो ये जब आप मेथड के थ्रू बच्चे को सिखाते हैं ना तो टीचर जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह को इग्नोर कर देती हैं एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देती हैं, जो रियल लाइफ होते हैं उसी को इग्नोर कर देती हैं, तो फिर बच्चा क्या सीखेगा। और वो कहते हैं आप कॉन्टेक्स्ट के इग्नोर कर देते हैं और अजम्पशंस आप ऐसे देते हैं जैसे अजम्पशंस जैसे टीचर का रोल ये है, बच्चे का रोल ये है। भाई बच्चे का कल्चरली भी रोल है, आप वो भी देखें। बच्चे के जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो क्या है, टीचर की कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, वो उसके अपने क्या सोच है, क्या उसके कॉन्टेक्स्ट हैं, ये भी तो देखें ना आप। अजम्पशंस आपने ऐसे दे दिए हैं।
द नीड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा जी, अब उनका कहना है जब भी ये लोग करिकुलम प्लान करते हैं तो उनकी मेन डिबेट क्या होती है, टीचिंग मेथड, के मेथड को ले आओ बस और किसी बारे में सोचते नहीं हैं। लैक ऑफ रिसर्च बेसिस, उनका कहना है आपके जो मेथड हैं ये इनमें इतनी रिसर्च भी नहीं की गई। आप लोगों के मेथड या आप लोगों के अप्रोचेस का ये दावा है कि हमने हर तरह की अप्रोच कर ली है, जिसमें IELTS 2 को हम मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं, उसके सिखाने के प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं, हम बच्चे को पूरा 100/100 सिखा देंगे, जबकि आपने बेसिक जो हैं रिसर्चेस उसको इग्नोर किया हुआ है, ये उनका कहना है। सिमिलैरिटी ऑफ क्लासरूम प्रैक्टिसेस, इसके अलावा उनका कहना है कि आपके सारों की मेथड्स जो हैं वो मेथड्स में जो एक्टिविटीज़ आप लोगों ने डाली हैं वो तकरीबन एक ही हैं। आप लोग डिस्टिंक्शंस किस बेस पे कर रहे हैं अपने मेथड्स की, ये जो आपने अलग अलग नाम रख दिए हैं किस बेस पे कर रहे हैं। आप लोगों के मेथड एक ही हैं, आप लोगों की जो है एक्टिविटीज़ आप लोग जो बच्चे को दे रहे हैं वो सारे जो हैं अप्रोचेज़ में वो एक ही हैं, ठीक है। क्लासरूम प्रैक्टिसेस जो हैं, बियॉन्ड अप्रोचेज एंड मेथड्स देयर इज़ नीड हाउ टू यूज़ डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड्स व्हेन दे माइट बी यूज़फुल। उनका कहना है कि अप्रोचेज़ और मेथड्स है ना ऊपर भी ज़रा जाके देख लें, हमेशा ये नहीं होता कि किसी अप्रोच या मेथड पे ही आपने चल के कुछ सिखाना है। टीचर में डेवलप देयर पर्सनल अप्रोच बाय रियलाइजिंग, टीचर भी अपनी खुद की पर्सनल अप्रोच डेवलप कर सकती है, कैसे, बाय रियलाइजिंग देयर रोल इन द क्लासरूम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन इफ़ेक्टिव लेसन। अपना रोल क्लासरूम में जान के कि मैं क्या हूँ, मैं इस वक्त बच्चों की नज़र में क्या हूँ, मैं बच्चों की नज़र में टीचर हूँ, मैं उनकी फ्रेंड हूँ, मैं क्या हूँ, अपना रोल जान के। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन इफ़ेक्टिव लेसन, कि ये लेसन ऐसा है इसमें ये अप्रोच बेस्ट रहेगी। मतलब कि देखें, अगर कोई स्ट्रक्चर वाला है लेसन जिसमें बच्चे को किसी रूल को सिखाना बहुत ज़रूरी है तो वो वहाँ पे GTM यूज़ कर ले। बट ऐसा कोई लेसन है जिसमें उसे बोलना ज़्यादा ज़रूरी है तो वो उसके लेसन की इफ़ेक्टिवनेस की बेस पे वो अपनी अप्रोच ऐसे बदल ले। ज़रूरी थोड़ा है कि आपने एक अप्रोच अब नहीं है तो आपने उसी को घसीटे जाना है। द नेचर ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एंड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लर्नर्स एंड देयर सॉल्यूशंस, बच्चों के जो जहाँ डिफ़िकल्टीज़ उन्हें आती है उनको उसके एनालिसिस करना, उसके मुताबिक उन्हें सिखाना, उसके मुताबिक उन्हें पढ़ाना। सक्सेसफुल लर्निंग एक्टिविटीज़, ठीक है। बस जी, इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।